हाय फ्रेंड्स, आज हम कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक का एक डिटेल्ड कंपैरिजन यहां पे करने वाले हैं। बैंकिंग स्टॉक्स को जब भी हम एनालाइज करते हैं तो उसमें कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करेंगे, एसेट क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे, लोन बुक के बारे में बात करेंगे, डिपॉजिट बुक कैसे है उसके बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशन के बारे में भी हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं। तो एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूँ। एक एक पैरामीटर को देखेंगे और उस पैरामीटर के हिसाब से दोनों कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों बैंक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, इसका एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूं। तो पहले नेट इंटरेस्ट इनकम के साथ यहां पे हम डिस्कशन शुरू करते हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम होता क्या है? अब बैंक का जो बिजनेस होता है, किसी से पैसा लिया जाता है और किसी को पैसा दिया जाता है। सो जिससे पैसा लिया है उसको इंटरेस्ट देना पड़ता है और जिसको पैसा दिया है उससे इंटरेस्ट लेना होता है। तो नॉर्मली एक बिजनेस सेंस यही बनाता है कि जिससे आप पैसा ले रहे हो एज एन इंटरेस्ट, जो जिसको लोन देके पैसा ले रहे हो, तो वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा होना चाहिए और जिससे पैसा आपने लिया है, जिसको आप इंटरेस्ट देने वाले हो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कम रखना चाहिए। तो इन दोनों इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट अर्निंग, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। तो यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक का जो नेट इंटरेस्ट इनकम रहा है लास्ट क्वार्टर के लिए, दैट पर्टिकुलर नंबर इज रुपीज 4697 करोड़। अब यही नंबर अगर हम एक्सिस बैंक का देखते हैं तो यहां पे जो नेट इंटरेस्ट इनकम है एक्सिस बैंक का, दैट नंबर इज एट 9384 करोड़ रुपीस। तो डेफिनेटली फ्रॉम नंबर पर्सपेक्टिव यहां पे एक्सिस बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम ज्यादा नजर आ रहा है, बट इसी के हिसाब से हमने एनालाइज करना चाहिए क्या, जज करना चाहिए कि नहीं। आने वाले स्लाइड्स में जब मैं डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा, जहां पे डिपॉजिट्स किसके कितने हैं, लोन्स किसके कितने हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसका कितना है, तो वहां से आपको एक आइडिया आ जाएगी कि कौन सी बैंक जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम यहां पे करती हुई नजर आ रही है। अब प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब जब आपके पास नेट इंटरेस्ट इनकम आता है, अदर इनकम आता है, उसके बाद आप आपका एक्सपेंडिचर कम करते हैं, मतलब खर्च करते हो, उसके बाद जो प्रॉफिट आपके पास बचता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है। बट लास्ट 5 से 6 सालों में जिस तरीके से एसेट क्वालिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स नजर आए हैं, तो इसीलिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को अब आजकल प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है। यानी कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है उसमें से जो खराब लोन्स हो सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिनको कहा जाता है, उन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। बिकॉज आपने किसी से पैसा लिया हुआ है डिपॉजिट्स के तौर पे, तो उनको पैसा तो आपको देना ही है। तो अगर ऐसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्रिएट होते गए तो फिर कैसे चलेगा, आप पैसा वापस कैसे दोगे? तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो इन डिपॉजिट्स को लेके, उसमें से जो प्रॉफिट आपको बच रहा है, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच रहा है, उसी को प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है। और उसी प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको प्रोविजंस करने पड़ते हैं खराब लोन्स के लिए। सो ये प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स अगर हम देखते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक का ये जो नंबर है वो 2783 करोड़ रुपीस का है लास्ट क्वार्टर का। अगर मार्च 2020 से लेके जून 2022 तक हम देखते हैं तो ये पर्टिकुलर नंबर थोड़ा वोलेटाइल रहा है, बट ऑलमोस्ट फ्लैटिश काइंड ऑफ ये नंबर यहां पे रहा है। अगर एक्सिस बैंक का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देखते हैं, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज आल्सो स्टैग्नेंट फ्रॉम 5851 करोड़ रुपीस, दैट वाज इन मार्च 2020 जब पैंडेमिक आया था, वहां से लेके अब तक ये नंबर ऑलमोस्ट उसी लेवल पे नजर आ रहा है, 5887 करोड़ रुपीस। तो एक स्लगिशनेस जो है वो परफॉर्मेंस में हमें यहां पे नजर आ रहा है दोनों बैंक्स के। तो ये नंबर बहुत ज्यादा वहां पे बढ़ा नहीं है। सो बैंकिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है कि आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जिसे प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहा जाता है, तो यहां पे आपने बस गलतियां भी कम की ना, मतलब आपका प्रोविजन भी कम करना अगर आपने कर लिया तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी वहां पे बढ़ जाती है। सो दैट्स एन इंटरेस्टिंग एंगल जो हमने हमेशा बैंकिंग इंडस्ट्री में यहां पे देखना चाहिए। अब नेट प्रॉफिट के नंबर्स की अगर हम बात करते हैं, सो मार्च 2020 में, अब थोड़ा सा कंपैरिजन अगर हमें करना है तो मार्च 2020 में
कोटक महिंद्रा बैंक का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो 2725 करोड़ रुपीस का था, बट उनके नेट प्रॉफिट के जो नंबर्स थे वो 1268 करोड़ रुपीस के थे। सो यहां पे आपको समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के नंबर मैंने आपको दिए। बट अगर मैं जून 2022 का नंबर देखता हूं, सो जून 2022 में 2783 करोड़ रुपीस का प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मतलब ऑलमोस्ट सेम है लास्ट 2-2.5 सालों में। बट अगर नेट प्रॉफिट की मैं बात करता हूं तो कोटक महिंद्रा बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो है 2071 करोड़ रुपीस। तो यानी 1200 करोड़ से 800 करोड़ वो एक्स्ट्रा ज्यादा बढ़ गया है। सो 800 करोड़ मतलब ऑलमोस्ट 60% से वो 2.5 ईयर्स में बढ़ा है। सो दिस इज व्हाट, क्यों? क्योंकि प्रोविजंस कम हो गए, खराब लोन्स जो थे वो कम हो गए, एंड दैट्स व्हाई द प्रॉफिटेबिलिटी हैज इंक्रीज्ड। एक्चुअली लास्ट ये जो जून के नंबर्स आए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, इन नंबर्स में जो मार्क टू मार्केट लॉसेस हुए, कैसा है कि अगर कोई बैंक का बिजनेस है तो उस बैंक को बहुत सारे रेगुलेटरी डिपॉजिट्स भी आरबीआई के पास रखने पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। सो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यील्ड ऊपर चली जाती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ दोज इन्वेस्टमेंट्स गोज डाउन। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो आपकी एनएवी या फिर वैल्यूएशन ऑफ दो सिक्योरिटीज विल गो डाउन। सो वो जो भी वैल्यूएशन नीचे जाता है वो आपको मार्क टू मार्केट लॉसेस में दिखाना पड़ता है, तो वो लॉस होता है। इसीलिए इस क्वार्टर में 857 करोड़ रुपीस के मार्क टू मार्केट के लॉसेस, ट्रेजरी लॉसेस बैंक को रिपोर्ट करने पड़े, अदरवाइज यही प्रॉफिट 2800 या 900 करोड़ रुपए तक होता। सो कहां 1200 करोड़ रुपए और कहां 2800-2900 करोड़ रुपए। तो आप समझ रहे हो कि यहां पे कितना मतलब बड़ा ग्रोथ नेट प्रॉफिट में बैंक में नजर आता हुआ हमने देखा है। अगर एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं, सो मार्च 2020 में एक्चुअली बैंक ने लॉसेस रिपोर्ट किए थे। जून 2020 में 1100 करोड़ रुपए के प्रॉफिट्स बैंक ने दिखाए थे, बट अभी अगर जून 2022 का हम नंबर देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर नंबर इज एट 4125 करोड़ रुपीस। तो आप समझ रहे हो कि बैंक को अगर प्रोविजंस कम करने पड़ते हैं, बैंक की अगर एसेट क्वालिटी यानी कि लोन्स अच्छे रहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर क्रिएट नहीं होते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की कितनी ज्यादा यहां पे बढ़ सकती है ये हमें समझ में आता है। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्टर जो हमने यहां पे देखना चाहिए। अब थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में देखते हैं कि कौन सी बैंक की बैलेंस शीट जो है कितनी बड़ी है। एसेट्स लायबिलिटीज का जो इक्वेशन अगर हम देखते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो बैलेंस शीट है वो 4.24 लाख करोड़ रुपीस की है। विजाविज एक्सिस बैंक की जो बैलेंस शीट है वो 11.52 लाख करोड़ रुपीस की है, मतलब ऑलमोस्ट 2.7 टाइम्स बड़ा है बैलेंस शीट के हिसाब से एक्सिस बैंक कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक। अगर लोन्स यानी कि एडवांसेस की हम बात करते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक ने 2.8 लाख करोड़ रुपीस के एडवांसेस यानी कि लोन्स दिए हुए हैं। विजाविज एक्सिस बैंक ने 7.01 लाख करोड़ रुपीस, कितना 7,01,000 करोड़ रुपीस के लोन्स दिए हुए हैं। अगर डिपॉजिट की फ्रेंचाइजी हम देखते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक की टोटल डिपॉजिट बुक है 3.16 लाख करोड़ रुपीस। विजाविज एक्सिस बैंक की जो टोटल डिपॉजिट्स की फ्रेंचाइज है वो है 8.04 लाख करोड़ रुपीस। तो डेफिनेटली फ्रॉम दिस साइज एक्सिस बैंक जो है वो काफी बड़ा है कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक। बट और क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो की हम बात करते हैं, यानी कि आपके पास कितने डिपॉजिट्स है उसके कंपैरिजन में आपने कितने लोन दिए हुए हैं। तो करंटली द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक इज 89%। विजाविज एक्सिस बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है 87% का। और यहां पे इन बिटवीन मतलब कोटक महिंद्रा बैंक इज नोन फॉर इट्स कंजर्वेटिवनेस। अगर अनसर्टेन एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, सो मिस्टर उदय कोटक बिकम्स अ वेरी कंजर्वेटिव बैंकर एंड विच इज गुड ऑल्सो फॉर द डिपॉजिटर्स। तो इसीलिए जब कोविड आया था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन जून 2020 द क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो था कोटक महिंद्रा बैंक का
it went down to 78%. Even in June 2021 जब second wave आई थी, at that point of time also the credit to deposit ratio of Kotak Mahindra Bank went down to 76%. तो यहाँ पे जब भी एटमॉस्फेयर थोड़ा सा खराब नजर आता है, at that point of time Mr. Uday Kotak becomes a conservative banker, which is good for the depositors. That's what I feel. सो इन दिस केस, और जब भी उनको एटमॉस्फेयर अच्छा नजर आ रहा है, ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है, सो इमीडिएटली दे हैव इंक्रीज द क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो टू 89%. विजाविज एक्सिस बैंक का जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है वो हमेशा ही 84% के ऊपर रहा है. अराउंड 86 to 87% ये उनका एवरेज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो रहा है. वहां पे कुछ ज्यादा चेंजेस एक्सिस बैंक के थॉट प्रोसेस में, बिजनेस में नजर नहीं आता है. दे आर कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग दैट क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो ऑफ 87-88% काइंड ऑफ थिंग. अब बैलेंस शीट को थोड़ा सा और अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में यहां पे बात करेंगे. तो जैसे हमने बताया था कि मिस्टर उदय कोटक इज अ लिटिल कंजर्वेटिव बैंकर, तो वहां पे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो उन्होंने काफी ज्यादा रखा है. 23.7% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था जब सेकंड कोविड वेव आई थी, एंड दैट वाज द डेडलीस्ट कोविड वेव. 23.7%, वहां से अभी ये 22.1% तक थोड़ा सा नीचे आया है. एक तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी है बैंक के पास, प्लस थोड़ा सा एग्रेसिवनेस उन्होंने लिया है, फ्रॉम 23.7% टू 22.1% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो लाया है. अगर एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं, सो करंटली द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 17.8%. सो 20% का सितंबर 2021 में वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो था, तो वहां से वो 17.8%, मतलब एग्रेसिवनेस जो है वो डेफिनेटली जो एक्सिस बैंक में है थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है फ्रॉम द लेंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इस समय में तो एसेट क्वालिटी एक्चुअली इंप्रूव हुई है. तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे प्रोविजनिंग करने पड़ रहे थे, बहुत सारे लोन्स खराब हो रहे थे, स्लिपेजेस हो रहे थे, ऐसा तो नहीं था. सो इन दैट केस अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो नीचे आता है, इट मींस बैंक इज ट्राइंग टू बी लिटिल एग्रेसिव. In between, in May 2020, when the times were uncertain, at that point of time, कोटक महिंद्रा बैंक ने QIP क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट भी किया था, इक्विटी कैपिटल रेज किया था 7,442 करोड़ रुपीस का. एंड दैट्स वाई जून में वो उनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो था वो बढ़ भी गया था. एंड एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं तो इक्विटी कैपिटल उन्होंने भी रेज किया था अगस्त 2020 में 10,000 करोड़ रुपीस का इक्विटी कैपिटल उन्होंने रेज किया था, एंड अपना कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इंप्रूव करके लिया था. सी दोज वर द अनसर्टेन टाइम्स, नोबडी न्यू कि क्या होने वाला है, कितना ये प्रॉब्लम सीवियर हो सकता है. जिस तरीके से मोरेटोरियम दिए गए थे आरबीआई की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, तो डेफिनेटली अनसर्टेन टाइम्स थे. पैसा वापस आएगा क्या, लोन्स रिपेमेंट होंगे क्या, कब इकोनॉमिक एक्टिविटी नॉर्मल होगी, लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज वर देयर. बट स्टिल आई थिंक मुझे लगता है कि इतनी बढ़िया तरीके से ये पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री ने इस सिचुएशन को हैंडल किया है. और अगर आप मार्च 2020 के बैलेंस शीट्स देखोगे और अभी के बैलेंस शीट्स देखोगे, या फिर मार्च 2020 के एसेट क्वालिटी देखोगे, या फिर अभी के एसेट क्वालिटी देखोगे, तो जबरदस्त तरीके से इंप्रूवमेंट यहां पे नजर आ रहे हैं. इतनी अच्छी बैलेंस शीट्स इन सेवरल ईयर्स हमने देखी नहीं है, फिर वो बैंक्स के हो, प्राइवेट हो, पीएसयू हो, या फिर इवन बिग एनबीएफसीज हैव आल्सो परफॉर्म्ड रियली वेल. उनके अगर बैलेंस शीट्स को देखेंगे तो बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट्स उनके यहां पे नजर आ रहे हैं. इन बिटवीन कोटक महिंद्रा बैंक ने कुछ एक्विजिशंस भी किए थे. 10% स्टेक उन्होंने के फिन टेक्नोलॉजीज में लिया था. देन पैसेंजर व्हीकल फाइनेंस पोर्टफोलियो जो है फोर्ड मोटर का, वो भी उन्होंने एक्वायर किया था. 7.84% का स्टेक उन्होंने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ये जो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, इनको एक चैलेंज देने के लिए एक नया ONDC प्लेटफॉर्म डेवलप हो रहा है, तो उसमें भी कोटक महिंद्रा बैंक ने स्टेक लिया हुआ है. यहां अगर एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं तो एक्सिस बैंक को CCI का, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का परमिशन मिल चुका है, अप्रूवल मिल चुका है फॉर एक्वायरिंग सिटी ग्रुप्स कंज्यूमर एसेट्स ऑफ फॉर रुपीज 12,325 करोड़ रुपीज. ये भी जब ऐड हो जाएगा तो मुझे लगता है बैंक का जो ओवरऑल बुक होगा रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी तरीके से बढ़ सकता है. इवन एक्सिस बैंक ने भी 7.84% का स्टेक लिया है ONDC में, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक ने वहां पे लिया हुआ है. अब
थोड़ा सा लिक्विडिटी कवरेज रेशियो के बारे में बात करते हैं। सो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो यानी कि शॉर्ट टर्म में जो भी लिक्विडिटी लगने वाली है तो वो लिक्विडिटी उन्होंने रेडी रखनी चाहिए। सो नॉर्मली इट शुड बी 100% जो भी रिक्वायरमेंट्स आने वाले हैं। सो जैसे हमने बताया था, मिस्टर उदय कोटक जब कंजर्वेटिव बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव बैंकर बन जाते हैं। 191% का वो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो था दिसंबर 2020 में, बट वहां से उन्होंने कंसिस्टेंटली इस लिक्विडिटी कवरेज रेशियो को नीचे लाया एट 120%। इट मींस जो भी एग्रेसिवनेस बिजनेस में लेना था वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अभी लेना शुरू कर दिया है। एक बैंकर हमेशा इट्स नॉट ओनली अबाउट ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट दी डिपॉजिटर्स कॉन्फिडेंस ऑल्सो, कि भाई डिपॉजिटर्स से पैसा लिया हुआ है और तो उसको भी सेफगार्ड करना है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू अगर जरूरत पड़ती है तो डेफिनेटली एक बैंकर ने कंजर्वेटिव बनने में कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स अ गुड थिंग। बट अगर हम एक्सिस बैंक की बात करेंगे तो कंसिस्टेंटली 110-115% के बीच में इनका लिक्विडिटी कवरेज रेशियो रहा है। जो रिक्वायरमेंट है 100% की उसी के हिसाब से, तो ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव, कंसिस्टेंसी उन्होंने अपने बिजनेस प्रैक्टिस में एक्सिस बैंक ने यहां पे रखी है, ये हमें नजर आता है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में भी हमने पहले ही बात कर ली है। अब एडवांसेस मिक्स के बारे में बात करते हैं कि भाई कौन सी बैंक रिटेल पे ज्यादा फोकस करती है और कौन सी बैंक कॉर्पोरेट या लेंडिंग पे ज्यादा फोकस करती है। तो अगर कोटक महिंद्रा बैंक की हम बात करते हैं तो 67.3% की जो लोन बुक है वो उनकी रिटेल ओरिएंटेड लोन बुक है। ओनली 32.7% इज एसएमई या फिर कॉर्पोरेट लेंडिंग है। विजाविज एक्सिस बैंक की जो लेंडिंग है वो 59% रिटेल लेंडिंग है एंड 41% उनकी एसएमई एंड कॉर्पोरेट लेंडिंग है। इन दोनों बैंक्स में सबसे बड़े अगर कोई लोन्स है तो वो होम लोन्स ही है। 28.9% के होम लोन्स कोटक महिंद्रा बैंक ने दिए हुए हैं एंड 26.9% ऑफ द टोटल लोन बुक इज ऑफ एक्सेस इज टुवर्ड्स दी होम लोन्स। बाकी पूरा उसका जो डाइवर्सिफिकेशन है, अलग अलग कौन से मतलब लोन्स उन्होंने दिए हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। वहां पे पूरा डिटेल्ड पिक्चर आप लोगों के सामने, बट उसमें से ऐसा कुछ बहुत ज्यादा एनालाइज करने के जैसा नहीं है। बट ओवरऑल रिटेल का फोकस कोटक महिंद्रा बैंक का ज्यादा है कंपेयर टू एक्सिस बैंक का। अगर हम डिपॉजिट्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, सो 3.16 लाख करोड़ रुपीस के टोटल डिपॉजिट्स है कोटक महिंद्रा बैंक के पास एंड 8.04 लाख करोड़ रुपीस के टोटल डिपॉजिट्स है एक्सिस बैंक के पास। उसमें से कासा के डिपॉजिट्स जो है वो 1.84 लाख करोड़ रुपीस है कोटक के पास और 1.33 लाख करोड़ रुपीस है टर्म डिपॉजिट्स कोटक के पास। और यही अगर हम बात करते हैं एक्सिस बैंक की तो टर्म डिपॉजिट की बुक है 4.52 लाख करोड़ रुपीस एंड 3.51 लाख करोड़ रुपीस की जो बुक है वो करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट की है। सो परसेंटेज टर्म में ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक यहां पे ज्यादा नंबर स्कोर करता हुआ दिख रहा है। 58.1% की जो टोटल डिपॉजिट्स में जो बुक है वो कासा बुक है और कासा बुक ये लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होती है। करंट अकाउंट पे आपको एक पैसा देना नहीं होता और सेविंग्स अकाउंट पे आप 4-5% तक का इंटरेस्ट देते हो, मतलब अगर हम कोटक बैंक की बात कर रहे हैं। सो डेफिनेटली लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स ये होते हैं। और यहां अगर एक्सिस बैंक की हम बात करते हैं तो 44% की कासा बुक है इनके पास एंड 56% टर्म डिपॉजिट से पैसा इनके पास आता है। सो डेफिनेटली फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखते हैं तो कोटक महिंद्रा बैंक इज प्लेस्ड रियली वेल लुकिंग एट द साइज ऑफ द बैंक। अब ब्रांच काउंट के हिसाब से बात करते हैं तो 1700 बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक के एंड 4759 ब्रांचेस है एक्सिस बैंक के पास। तो डेफिनेटली यूटीआई बैंक होता था वो पहले और इनका प्रेजेंस काफी ज्यादा था। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एग्रेसिवनेस एक्सिस बैंक में ज्यादा है। डिजिटल पे फोकस दोनों बैंक्स का काफी अच्छा है। कोटक महिंद्रा बैंक स्लो एंड स्टेडी है बट आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता हुआ ये बैंक नजर आता है। अब की रेशियोज के बारे में बात करेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में बात करेंगे कि भाई किसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा है। जो हमने पहले भी बात की थी ना, कितना इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर करना होता है और कितना इंटरेस्ट इनकम आता है, इन दोनों में से जो डिफरेंस होता है वो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है। सो अल्टीमेटली आपके जो एसेट्स आपने रखे हुए हैं तो उसमें मार्जिन कौन सबसे ज्यादा निकालता है, तो यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक का मार्जिन है 4.92% का, विजाविस एक्सिस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है 3.60% का। सो डेफिनेटली यहां पे जब हमने कासा बुक की बात की थी, लो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स की बात की थी, तो वहां पे कोटक महिंद्रा बैंक इज स्कोरिंग मोर पॉइंट्स कंपेयर टू एक्सिस बैंक। ये भी हमने समझना ज्यादा जरूरी है। सो जब भी आपके पास
रिटेल बुक ज्यादा होती है, कासा बुक आपके पास ज्यादा होती है, सो डेफिनेटली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी काफी वहां पे कम होते हैं। तो यही वो मेजर रीजन है व्हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक इज मोर। इवन जब आप रिटेल लेंडिंग करते हो, 67% की उनकी बुक रिटेल लेंडिंग की है, विजाविज 58-59% की बुक एक्सिस बैंक की रिटेल लेंडिंग की है। सो रिटेल लेंडिंग में नॉर्मली ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल आता है जो लोन्स आप देते हो, विजाविज कॉर्पोरेट लेंडिंग में बहुत सारा अगर आपको अच्छे लोन्स लाने हैं तो कॉर्पोरेट लेंडिंग में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपको कम ही देना पड़ता है अगर अच्छी कंपनीज को, अच्छे कॉर्पोरेट्स को आप लेंडिंग कर रहे हो तो। सो डेफिनेटली बार्गेनिंग पावर ऑफ दैट borrower is also high when people the bank focus on corporate lending। तो वहां पे यहां भी कोटक महिंद्रा बैंक ज्यादा पॉइंट स्कोर करता हुआ हमें नजर आता है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो की बात हम करेंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक की कॉस्ट टू इनकम रेशियो है 53.1%, विजाविज एक्सिस बैंक की है 51.2%। बट ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहा है, बट थोड़ा सा ऑपरेटिंग लिवरेज का बेनिफिट जो है वो एक्सिस बैंक के पास है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है, पुरानी ब्रांचेस ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी उन ब्रांचेस में ज्यादा होगी एंड दैट्स व्हाई नेट जो उनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो कंपेयर टू कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे 1-2% से कम है। बट आई फील आने वाले समय में थिंग्स विल सेटल डाउन एट द सेम रेशियो। कासा रेशियो के बारे में हमने पहले ही बात की है, 58.1% का कासा रेशियो कोटक का है, 44% का एक्सिस बैंक का है। रिटर्न ऑन एसेट्स तो अल्टीमेटली जब भी आप किसी बैंक को एनालाइज करते हो या फिर एनबीएफसी को एनालाइज करते हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एसेट्स पे कितने रिटर्न लाने की कैपेसिटी वो बैंक रखता है ये देखना जरूरी है। सो आर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिटर्न ऑन एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर एनालाइजिंग अ बैंक। तो यहां पे कोटक महिंद्रा बैंक का आरओए जो है वो 2% का है जून 2022 में अगर हम बात करते हैं तो, एंड एक्सिस बैंक का ये है 1.44% का। तो डेफिनेटली फ्रॉम दिस एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू कोटक महिंद्रा बैंक इज परफॉर्मिंग बेटर देन एक्सिस बैंक। बट आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये जो 1.44% का नंबर है एक्सिस बैंक का, इट विल गो टू ऑलमोस्ट 1.5-1.6% अगर कोई ब्लैक स्वान इवेंट नहीं होता है एंड बैंक कीप्स ऑन इंप्रूविंग इट्स एसेट क्वालिटी एंड नंबर्स। अब एसेट क्वालिटी के बारे में बात करेंगे, यानी कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, प्रोविजन कवरेज रेशियो। तो यहां पे डेफिनेटली कोविड जब आया था उसके बाद जो एसेट क्वालिटी थी वो कोटक महिंद्रा बैंक की काफी खराब हो गई थी। फ्रॉम 2.25% मार्च 2020 में उनके ग्रॉस एनपीए नंबर्स थे, वहां से ये नंबर्स 3.56% तक बढ़े थे। कितना? 3.56% तक। नेट एनपीएस फ्रॉम 0.71% इट वेंट अप टू 1.28% इन जून 2021 जब सेकेंड कोविड वेव आई थी। बट वहां से कंसिस्टेंटली उन्होंने अपने एनपीए नंबर्स नीचे लाए हैं। सो फ्रॉम 3.56% now the gross NPA numbers are at 2.24% and net NPA numbers are at lowest point 0.62%. So I think this is a very positive thing. 73% का प्रोविजन कवरेज रेशियो भी कोटक महिंद्रा बैंक यहां पे कर चुका है। अगर हम एक्सिस बैंक की तरफ चलते हैं तो एक्सिस बैंक ने मार्च 2020 में 4.86% के ग्रॉस एनपीएस थे, 1.56% के नेट एनपीएस थे। कंसिस्टेंटली उन्होंने अपने ग्रॉस एनपीएस को नीचे यहां पे लाया है। तो इवन ड्यूरिंग द कोविड आल्सो उनकी एसेट क्वालिटी खराब नहीं हुई है, एक्चुअली इंप्रूव हुई है। फ्रॉम 4.86% टू 2.76% ग्रॉस एनपीए नंबर्स हैं एंड नेट एनपीए नंबर्स फ्रॉम 1.56% टू 0.64%। तो यहां पे एसेट क्वालिटी बहुत ही बढ़िया तरीके से इंप्रूव की है। इवन प्रोविजन कवरेज रेशियो इज आल्सो एट 77% फॉर एक्सिस बैंक। सो आई थिंक बैंक हैज परफॉर्म्ड रियली वेल। कंसिस्टेंटली उन्होंने अपनी एसेट क्वालिटी को इंप्रूव किया है। ग्रॉस एनपीए नंबर्स, नेट एनपीए नंबर्स उन्होंने नीचे लाए हैं और इन बिटवीन कोविड कोई नए चैलेंजेस बैंक के सामने नहीं आए हैं। पहले ही पाप बहुत ज्यादा हो चुके थे, वो पूरा उन्होंने क्लीन अप किया है एंड बैंक हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग रियली वेल इन लास्ट 3 years। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, सो नॉर्मली प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बैंक्स में नहीं देखते हैं, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वो एक पैरामीटर है जो आप उसके जो एवरेजेस है 1 साल, 3 साल, 5 साल मीडियन जो है उसके हिसाब से उसको कंपेयर करना चाहिए। तो 27.8 का पी रेशियो है कोटक महिंद्रा बैंक का। 1 year, 3 year और 5 year के मीडियन पी रेशियो से ये लोअर लेवल पे चल रहा है। इवन एक्सिस बैंक का भी पी रेशियो इज एट 13.8 टाइम्स। 1 year, 3 year, 5 year के पी रेशियो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, उसके मीडियन पी रेशियो से ये काफी नीचे ट्रेड हो रहा है।
प्राइस टू बुक रेशियो जो ज्यादा रिलेवेंट होता है बैंकिंग बिजनेस में, वहां पे 3.65 टाइम्स का ये नंबर है पीबी रेशियो फॉर कोटक बैंक एंड 1.82 टाइम्स है एक्सिस बैंक। यहां पे भी अगर 1 साल 3 साल 5 साल की मीडियन पीबी रेशियोज हम देखते हैं तो वहां पे दोनों बैंक्स नीचे नजर आ रहे हैं फ्रॉम दी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेन रीजन है कि लास्ट जो 2 सालों में जो पैसा निकला है इन बैंक से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने, स्पेसिफिकली एफआईआईज ने, सो 45% का एफआईआई होल्डिंग होता था कोटक महिंद्रा बैंक का इन दिसंबर 2020, वो अब हो चुका है 40.55%। तो 5% से यहां पे ऑलमोस्ट 4.5% से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक कम किया है। विजाविज एक्सिस बैंक की अगर हम बात करते हैं सो 51% से यहां पे भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 5% स्टेक कम किया है 46.58%। तो डेफिनेटली सेलिंग हुई है यहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से, स्पेसिफिकली फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की तरफ से। बट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहां पे अपना स्टेक जो है वो बढ़ाया है। इन कोटक 13% से यह स्टेक 17.29% लेके गए हैं एंड एक्सिस बैंक में 23.53% से यह स्टेक 31.47% तक बढ़ाया गया है। सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, उन्होंने यहां पे एक्चुअली स्टेक इन बैंक्स में बढ़ाया है। सो आई थिंक विच इज अ पॉजिटिव साइन। आई थिंक बैंकिंग इंडस्ट्री हैज गॉन थ्रू लॉट ऑफ डिफिकल्ट फेजेस बट नाउ लुक्स लाइक अच्छे दिन इनके आने वाले हैं। एटलीस्ट उनकी बैलेंस शीट, एसेट क्वालिटी से तो यही समय समझ में आता है। अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे नॉर्मलाइज होती है और कोई नया थ्रेट कोविड की तरफ से नहीं आता है, ऐसी हम आशा यहां पे करेंगे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोस को के लिए चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।